नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं फिर आप सब लोगों के सामने पुराना पत्र लेके आया हूँ। ये था यूपी पीजीटी का और इसमें कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे। इन 125 प्रश्नों के आधार पर ये परीक्षा हुई थी। ये प्रश्न पत्र था। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे मैंने खोजा जो यहाँ ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यूजीसी नेट के जो पेपर होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी को जब भी आप तैयारी तैयारी कर रहे हो या पीएचएस की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान या कहीं दूसरे जो प्रदेश के लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं वह ही विश्वविद्यालय होगा वो जो एनटीए हो गया है उसके द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र को जरूर देखें। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है ये इसका पूर्णांक 25 था, 425 और 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र था। इसका क्या ठीक, तो हम शुरू करते हैं कि ये पहला प्रश्न पत्र है कि किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा। ठीक है, सावयवी दृष्टिकोण किसने रखा है? ऑप्शन आपके सामने हर्बर्ट स्पेंसर, डब्ल्यू.आई. थॉमस, बी. पेरेटो, मैक्स वेबर। तो समाज का सर्वप्रथम सावयवी दृष्टिकोण रखा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर वो पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा। प्रश्न नंबर 2 है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही की विशेषताएं बताई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होता है। देखते हैं 3 है सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन है यंग तथा विल्मॉन, ओकले, बॉमेन एवं स्मार्ट। तो सममित परिवार या सिमेट्रिकल फैमिली इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है यंग तथा विल्मॉन ने। एक नगर, एक कस्बा और एक गांव, एक नगर, एक कस्बा और एक गांव, यह उदाहरण हैं सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के या फिर भौगोलिक क्षेत्र के। तो नगर, कस्बा और गांव ये सब उदाहरण हैं समुदाय के। ये सब समुदाय के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 5 अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? टॉनीज ने, कूले ने, डेविस ने, वीरस्टीड ने। क्वासी प्राइमरी ग्रुप यह अवधारणा प्रस्तुत है कूले ने प्रस्तुत की थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ प्रश्नों को हल करते चलिए और जिससे आपको बाद में ये पता चले कि आपने इस प्रश्न पत्र को हल करने में जो प्रयास किया वो आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने प्रश्नों को आपने हल किया है सही। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता बतानी है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। समिति की विशेषता क्या होती है? समिति की विशेषता में उसका एक उद्देश्य भी शामिल होता है और ये औपचारिक नियमों पर आधारित होती है। एक दूसरे से जो सदस्य होते हैं वो सहयोग करते हैं तभी समिति के कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन समिति की विशेषता स्थायी प्रकृति की नहीं होती है। उद्देश्य पूरा होने के बाद समिति समाप्त हो जाती है, इसलिए यह स्थायी प्रकृति इसकी विशेषता नहीं है। साथ देखते हैं दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण
ह्यूमन एजेंसी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन एजेंसीज और निरुद्ध होता है कॉन्स्ट्रेन्ड बाई। देखते हैं राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो ये जो मानव अभिकरण है ये कॉन्स्ट्रेन्ड होता है या निरुद्ध होता है सामाजिक संरचना द्वारा। को समाज द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए सामाजिक संरचना द्वारा मानव अभिकरण दुर्खिम के अनुसार निरुद्ध होता है। नंबर 8 कि किस ने पंचायती राज चला दी, तो समिति बताना है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक सिंह मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। प्रश्न नंबर 9 है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती, मतलब ये दोनों चीजें किस बात को अस्वीकार नहीं करती, ना रिजेक्ट नहीं करती हैं। ऑप्शन है कि प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। 20वीं दूसरा ऑप्शन है 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं। तीसरा है औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां। चौथा है जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता। तो इसमें जो पर्यावरण की समस्याएं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि है, यह औद्योगिक समाज की भौतिक उपलब्धियों को अस्वीकार नहीं करती है। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो उसके उसमें शामिल नहीं है, लेकिन भौतिक उपलब्धियां जो है वो औद्योगिक समाज की ये पर्यावरण की समस्या और पर्यावरण संबंधित जो ज्ञान में वृद्धि है ये इससे एसोसिएट करती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा करता है। जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये प्राथमिक रूप से क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था को बदलने की बात करता है या फिर सामाजिक व्यवस्था को समझने की बात करता है, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की बात करता है, अथवा सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजन होने की बात करता है। तो जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या शास्त्रीय दृष्टिकोण है यह वास्तव में सामाजिक व्यवस्था हम व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यवस्था को समझने का इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। ये तीनों जो गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रम है, इसमें से किस ऑप्शन में समाहित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास में महिलाएं, बी महिलाएं और विकास, सी लिंग और विकास, डी महिलाएं पर्यावरण और विकास। तो ये जो कार्यक्रम है गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता, ये जो बात है यह विकास में महिलाएं, वुमेन इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में महिलाओं की क्या स्थिति है, ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जबकि महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं पर्यावरण डिफरेंट अप्रोच है। इसमें महिलाओं और विकास की चर्चा, लेकिन विकास में महिलाओं की स्थिति क्या है ये ऑप्शन नंबर ए में समाहित है, इसलिए इसमें भी 12 निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। विवाह से संबंधित कुछ प्रतिबंध होते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोगों को बताना है कि कौन सा उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ये है निकटाभिगमन निषेध, बी है बहिर्विवाह, सी है अंतः विवाह और डी है बहुपत विवाह। तो वैवाहिक प्रतिबंध आपको पता है कि इंसेस्ट टैबू, एक्सोगेमी और इंडोगेमी, ये सभी जो हैं वो वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित है, लेकिन बहुपत विवाह जो है यह वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, यह विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, बहुपत विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह के अंतर्गत ये सब आते हैं।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है। उस संस्था का नाम बताना जो कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जाति ऑप्शन ए, बी संयुक्त परिवार, सी तृतीय उद्योग, डी कुटीर उद्योग। संयुक्त परिवार, जाति और कुटीर उद्योग ये आपको पता है कि ये सब कृषक समाज से संबंधित है, जबकि वहीं तृतीयक उद्योग, ये तृतीयक उद्योग जो है ये सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। यह ऑप्शन जो है कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य बताना है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी रोजगार को बढ़ाना, सी लोगों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, अथवा डी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जन सामान्य को निर्णय की प्रक्रिया में सामूहिकता में लाया जाता है, इसलिए लोगों को विकास मूलक जो प्रशासन है उसमें भागीदार किया जाता है पंचायती राज के व्यवस्था के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 15 है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके प्रमुख बेसिक एस्पेक्ट्स की बात हमको बतानी है। इन पांचों ऑप्शन से देख के ऊँटों की सहायता से उत्तर देना है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा साक्षरता का प्रतिशत, तीसरा रहन सहन की दशा, चौथा है प्रौद्योगिकी उन्नत और पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों की खोज। तो मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें जीवन प्रत्याशा भी सम्मिलित होती है, साक्षरता का प्रतिशत भी शामिल किया जाता है और रहन सहन की दशा का भी समावेश उसमें होता है। लेकिन प्रौद्योगिकी उन्नत और प्राकृतिक संसाधन की खोज ये दोनों चीजें उसमें सम्मिलित नहीं की जाती हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3 ये ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है, विकल्प सी में है, इसलिए ये सही है। प्रश्न नंबर 16 है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं। दूसरी संस्कृति का प्रभाव। ऑप्शन है ए प्रसार, बी पर संस्कृति ग्रहण, सी संस्कृति ग्रहण और डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो पर संस्कृति ग्रहण जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है कभी कभी दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से ग्रहण करती हैं, कभी एक आयामी होता है या कभी दो आयामी भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी संस्कृति के प्रभाव से जो उसकी संस्कृति है दूसरी संस्कृति वो पूरे परिवर्तन की प्रक्रिया में होती है। तो यह जो प्रोसेस होता है यह पर संस्कृति ग्रहण का कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 6th 5 ईयर प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन है 1980, 1979, 1978 या फिर 1901। तो छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने का वर्ष है 1980। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। वर्धमान जटिलता मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बताना है कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया और फिर लास्ट में कौन सा आया है। ऑप्शन देखते हैं। ए आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन बी है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी है आखेट, चारागाही, कृषक और औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और ऑप्शन डी है कृषक, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें जो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसमें सबसे पहले आता है आखेट। आखेट सबसे पहले आता है। उसके बाद जो विकास होता है उसमें चारागाह, चारागाह पे निर्भरता आती है, फिर चारागाह का होता है। उसके बाद जब चारागाह भी हो जाता है तो उसका विकास का क्रम आता है वो कृषि। पशुपालन के बाद कृषि कारकों पे
इसमें पहले आएगा आखेट, चारागाह, कृषि, ऐसा क्रम जो है वो ऑप्शन सी। कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। सामाजिक संरचना की विशेषता क्या है? बताना है कि जो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पूछते हैं कि भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्राम साहूकार, फसल साझेदारी। सामाजिक संरचना होती है उसके अंतर्गत भूस्वामी तथा सम्मिलित होते हैं, किसान तथा ग्राम संबंध पाया जाता है, किसान तथा के बीच में संबंध पाया जाता है, लेकिन भूमि तथा ये जो है कृषक सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 3, 4 विकल्प नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इस नंबर बी कहते हैं कि भारत को निम्नलिखित रूप किया जाता है। पंचायत विशेषता देखनी है हम लोगों को। पर लोगों की भागीदारी, दूसरा आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास, तीसरा है शक्तिकरण और चौथा है नौकरशाही। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जन सहभागिता, लोगों को लोगों की भागीदारी जाती है, सही है। और जो ग्राम सभा है उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये उसमें आत्मविश्वास भावना को इस बात का जो है वो प्रयास किया जाता है। नंबर जो 2 है वो सही है। इसमें स्त्रियों को जो 30% का आरक्षण दिया गया है, इस प्रकार से इसके सशक्तिकरण का भी प्रयास किया गया है इसके अंतर्गत, सही है। और नौकरशाही नियंत्रण, ठीक है, नौकरशाही हावी न होने पावे, इसलिए जो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गांधी के सत्याग्रह को बीवर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के रूप में माना जा सकता है? गांधी जी का आंदोलन चलाया था, उसे हम लोगों को देखना है कि बेवर ने जो सामाजिक क्रिया बताई है उसके किस सामाजिक क्रिया के अंतर्गत गांधी जी का सत्याग्रह आता है। ऑप्शन ए है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी है भावात्मक तार्किक क्रिया या भावात्मक क्रिया, ऑप्शन सी है मूल्य तार्किक क्रिया, ऑप्शन डी है मूल्य उदासीन क्रिया। तो वेबर ने जो अपनी सामाजिक क्रिया बताई थी वो 4 बताई थी। क्या क्या थी? बौद्धिक तार्किक और मूल्यांकनात्मक, भावात्मक या भावात्मक और परंपरा। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो क्या था? गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो समाज और के किया गया था। समूह था। और जो बेबर ने अपनी तार्किक बताई थी, बौद्धिक तार्किक क्रिया, जो क्रिया है ध्यान में रखकर क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो ये मूल्य तार्किक है, ये समाज या समूह हित के लिए कार्य किया जाता है। और गांधी जी ने भी जो सत्याग्रह चलाया था वो समाज या समूह के हित के लिए चलाया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन सी मूल्य तार्किक क्रिया या सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ये बताना है हम लोगों को ना। ईर्ष्या से, ऑप्शन ए है ईर्ष्या से, बी है तुलना से, सी है तुलनात्मक अभावबोध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह व्यवहार की जो सिद्धांत है इसको दिया था मार्टिन ने, जैसे कि हम लोगों को मालूम है, उन्होंने समाजशास्त्री इसकी व्याख्या की। और उन्होंने जो बताया था कि जब तुलनात्मक अभाव बोध होता है तो संदर्भ समूह पनपता है, इसलिए तुलनात्मक अभाव बोध है, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि। भारत के प्रसंग में देखा जाए मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि जो होती है ये क्या बताती है? ऑप्शन ए है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी शहरी संपन्नता का विस्तार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मलिन बस्ती हो रही है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो मलिन बस्ती में बसने के लिए कौन लोग जाते हैं? गांवों से जब पलायन करके लोग शहर में जाते हैं, तो शहर के बाहरी इलाके में या ऐसे इलाके में बसते हैं जो मलिन, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, तो वहाँ विकास चीजें नहीं पहुंचती हैं, तो ऐसे लोग जा जाके वहां पर बसते हैं। तो इन मलिन बस्तियों में गांव के लोग जाते हैं, और क्यों जाते हैं? क्योंकि गांव में बेरोजगारी है, वहां पर गरीबी होती है, और इस वजह से वो माइग्रेट करके शहरों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन गरीबी है, ये ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ये देखना हम लोगों को, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसके सिद्धांतकार ने अपना जो विचार दिया है वो दबाव सिद्धांत पर बताया है। ऑप्शन ए है राल्फ डेरेनडार्फ, बी कोजर, सी टाइनबी और डी स्पेंगलर। तो इसमें जो राल्फ डेरेनडार्फ हैं, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है वो दबाव सिद्धांत पर आधारित है इनका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 25 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? संविधान में व्यवस्था दी गई है अस्पृश्यता उन्मूलन का, वो अनुच्छेद हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 335 और डी है अनुच्छेद 340। इसमें जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृत की विशेषता नहीं है? बताना है कि संस्कृत की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? ऑप्शन ये है संस्कृत दैवीय उपहार है, बी संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, सी संस्कृत आनुवांशिक विरासत है और डी संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। तो संस्कृत की विशेषता अगर हम लोग गौर से देखें तो संस्कृत क्या होती है? ये समाज द्वारा निर्मित होती है। संस्कृत कोई दैवीय उपहार नहीं है, ना संस्कृत को आनुवांशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, या संस्कृत या पर्यावरण के हेर फेर से भी हमको नहीं मिलती, बल्कि समाज द्वारा जो प्रावधान, मूल्य, अन्य सारी चीजें, रहन सहन और सब निर्मित होते हैं उसके अनुसार वह संस्कृत के निर्माण का कारक होती है। इसलिए संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है। प्रश्न नंबर 27 है, देखते हैं कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि किस चीज के उदाहरण है? धर्म, विवाह, परिवार, जाति किसके? सामाजिक मूल्यों के, या बी सामाजिक संस्थाओं के, सी सामाजिक मानकों के, डी समाज के सामाजिक खंडीय खंड के। तो धर्म, विवाह, परिवार, जाति यह सभी उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं की। सामाजिक संस्थाएं हैं ये सब, और ये सब इसी के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 28 है कि कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। प्लेटफार्म पे कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे यात्रियों को क्या कहा जाएगा? ए एक संस्था, बी एक समुदाय, सी एक समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब प्लेटफार्म पे कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो वो ना तो संस्था होते हैं और ना समुदाय होते हैं और ना ही वो समिति होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? समूह होंगे। और कब होंगे? जब इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा। अगर ये सिर्फ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर, तो ये कुछ भी नहीं है, समूह के अंतर्गत भी नहीं आएगी। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होने लगे, किसी जगह के पहुंचने को लेकर, ट्रेन को लेकर या किसी बात को लेकर, तब वो लोग जो है समूह का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से अब इसमें ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिकोण होता है। तो हमारा जो क्लासिकल और मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, किस तरीके से इसके बीच में जो संबंध है, इनके बीच में जो अंतर है वो दृष्टिगोचर होता है। इसको देखते हैं। ऑप्शन ये है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक
निःशब्द स्थानांतरण। ऑप्शन बी है वेस्ट से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक हस्तांतरण। ऑप्शन सी है मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्लासिकल से मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बीच में जो मूलभूत डिफरेंस है वो है माइक्रो टू माइक्रो, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक जो है साइलेंट शिफ्ट हुआ है, निःशब्द स्थानांतरण हुआ है। इस तरीके से ये ऑप्शन ए न सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि लुई डूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है। उन्होंने जाति को जो बताया है उसको किस आधार पर समझाया है। ऑप्शन ये है सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता, बी वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, सी पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, डी कार्यकारक एकता एवं विभेदीकरण। तो लुई डूमा ने जो जाति को संप्रत्ययीकृत या कॉन्सेप्चुलाइज किया है, उसको बताया है, उसके लिए उन्होंने प्योर एंड इम्प्योर जो दो धारणाएं हैं पवित्र एवं अपवित्र की, उसके आधार पर उन्होंने जाति को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से कोई पवित्र है और कोई अपवित्र है। प्रश्न नंबर 31 है सकारात्मक कार्यों का प्रकार देखना है। ऑप्शन ये है कि जॉर्ज सिमेल, इसमें जो समाज प्रश्न नंबर 32 से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। वह फैक्टर बताना है जिसके वजह से लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, और वो फैक्टर इसमें नहीं, ऐसा कारक नहीं है। ये है ग्रामीण बेरोजगारी, बी ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, सी ग्रामीण गरीबी, डी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योगों का ह्रास। तो ये इसमें से ऐसा कौन सा कारक है जिसकी वजह से लोग गांवों से शहरों की ओर नहीं आते। तो ग्रामीण बेरोजगारी अगर होगी तो लोग शहर की तरफ भागेंगे, ये सही है। अब हमको बताना है कि नहीं है वो कारक। अब ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि हो गई, अगर दहेज प्रथा में वृद्धि हुई तो क्या लोग गांव से शहरों की ओर भागेंगे? नहीं, यह कारण नहीं हो सकता। ग्रामीण गरीबी होगी तो लोग शहर से गांव से शहर भागेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योगों का ह्रास होगा तो भी गांव से शहर की तरफ भागेंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि होती है तो इसकी वजह से लोग गांव से पलायन नहीं करेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन की वजह से गांव से शहर की तरफ पलायन होगा। जैसे कि कौन के थे के गुरु, हु वाज काउंट्स मेंटर, के मेंटर का नाम बताना है। ऑप्शन ये है मॉन्टेस्क्यू, बी मॉर्गन, सी सेंट साइमन और डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो काउंट के जो परामर्शदाता थे वो सेंट साइमन थे। साइमन के साथ मिलकर साइमन उनके गुरु भी थे, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं साइमन के साथ मिलकर। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ विद्वानों ने किस विद्वान का जो सिद्धांत है वो कार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पार्सन्स, बी डेविसियो मूर, सी मैक्स वेबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थिरीकरण के सिद्धांत में जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में माना जाता है वो डेविसियो मूर का सिद्धांत है। उन्होंने जो है प्रकार्यात्मक सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 35 है कि इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। ऑप्शन ये है पुनरावर्ती उद्विकास सिद्धांत, बी समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, डी प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो जब समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक अथवा बारंबार गुजरता है, अर्थात समाज यहाँ से अगर चला तो इस तरीके से घूमते हुए फिर इस तरीके से चला और फिर यहाँ से घूमते हुए इस तरीके से चला, एक चक्र में ये चलता रहता है, तो ये चक्रीय सिद्धांत का, ये चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत है। तो
ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। बारंबार गुजरता है इसमें, एक या एक से अधिक बार। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में जजमानी व्यवस्था का जो क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, बी अंतर जातिगत संबंध, सी पवित्रता और अपवित्रता की अभिव्यक्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो जजमानी व्यवस्था है उसका जो उद्देश्य था वो इंटरकास्ट रिलेशनशिप या अंतर जातिगत संबंध, एक जाति का दूसरी जाति के साथ में कैसा संबंध होगा, ये जजमानी व्यवस्था में वर्णित था, इसके अंतर्गत परिलक्षित होता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, बुर्जुआकरण क्या है? ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग की गतिशीलता की विफलता, बी उद्योग का स्वचालन, सी मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, डी श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। तो मार्क्स ने जब सर्वहारा और बुर्जुआकरण की अवधारणा दी थी तो उसमें उन्होंने ये बात आई है कि जब श्रमिक वर्ग में जो है आगे आता है, श्रमिक वर्ग जब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं या अपने से ऊंचे वर्ग की आकांक्षाओं और उनके जीवन शैली को अपनाने लगेंगे तो ये बुर्जुआकरण की बात होगी, अर्थात वो उच्च जीवन शैली की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ये बुर्जुआकरण की अवधारणा होगी। श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं पनपेंगी और उच्च जीवन शैली को अपनाने की तरफ वो अग्रसर होंगे। प्रश्न नंबर 38 है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अंतिम उद्देश्य क्या है भारत में? रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, बी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, अथवा डी नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो अंतिम उद्देश्य है वो नवीन ग्रामीण संस्कृति को सृजन करना है, नवीन ग्रामीण संस्कृति को सृजित करता है ये विकास कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 39 है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी पुस्तक है? ए इरावती करबे, बी एम एस गोरे, सी लीला दुबे और डी आई पी देसाई। ये अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये पुस्तक है एम एस गोरे की, एम एस गोरे ने ये पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? के एम कपाड़िया, बी नीरा देसाई, सी आई पी देसाई और डी ए एम शाह। तो महुआ में जो संयुक्त परिवार का अध्ययन किया है वह किया है आई पी देसाई। आई पी देसाई वो विद्वान है जिन्होंने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 41 है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऐसे केंद्रों में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? ऑप्शन ए है परामर्श, बी मेडिकल सहायता, सी यौगिक आसन, डी उपर्युक्त सभी। ऐसे जो केंद्र होते हैं वहां पर नशा मुक्त से संबंधित परामर्श भी दिया जाता है और मेडिकल सहायता भी दी जाती है और यौगिक एक्सरसाइज यौगिक आसन के द्वारा भी नशा मुक्ति का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42 से निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? भारत में सांस्कृतिक विविधता के सूचक बहुत सारे हैं लेकिन इन चारों में हमको बताना है कि कौन सा उसका सूचक नहीं है। ऑप्शन ए है प्रजाति, बी जाति, सी वर्ग, डी धर्म। तो सांस्कृतिक विविधता का जो सूचक है उसके अंतर्गत वर्ग नहीं आता है भारत में इसको वर्ग को सांस्कृतिक विविधता के सूचक में नहीं रखा गया है। बाकी प्रजाति, जाति, धर्म ये सभी सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं। नंबर 43 सी दुबे बताना ऐसा उसका तत्व नहीं है। हम की भावना, दो सांस्कृतिक विविधता और डी आत्मनिर्भरता। तो समुदाय की जो विशेषता या समुदाय की विशेषता है उसमें हम की भावना है
नहीं पाते हैं, एक निर्भरता उसमें पाई जाती है। सांस्कृतिक प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, हमको अक्षुण्ण रखने आवश्यक है। नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कूट है अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक क्रिया, तीसरा है एकीकरण, चौथा है लक्ष्य प्राप्ति, पांचवा है प्रच्छन्नता, छठा है सामाजिक। तो जो सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक बताया था, ये संस ने जैसे सामाजिक प्रणाली अक्षुण्ण व सतत रूप से चलती रहेगी सामाजिक प्रणाली, इसके लिए उन्होंने ए जी का फार्मूला दिया था। ए से एडाप्टेशन और जी से गोल अटेनमेंट और आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। इन चारों के आधार पर उन्होंने को अक्षुण्ण रखने का जो फार्मूला पेश किया था। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, जो हम एडाप्टेशन की बात करते हैं वो अनुकूलन, और जी गोल अटेनमेंट, ये है लक्ष्य प्राप्ति, और आई है इंटीग्रेशन एकीकरण, और एल लेटेंसी या प्रच्छन्नता। तो इस प्रकार से ये चार हैं, लक्ष्य और प्रच्छन्नता। चार ऑप्शन जो है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण बनाने के लिए आवश्यक। विकल्प में देखते हैं कि 1 2 3 4 1 3 4 5 3 4 5 आप यांत्रिक क्या है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात हो रही है। ऑप्शन है ए मार्क्स, बी वेबर, सी दुर्खीम और डी कौन। तो यांत्रिक समय और सावयवी समय, इन दो अवधारणाओं का प्रतिपादन दुर्खीम ने किया। दुर्खीम सही होगा। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडरिटी। प्रश्न नंबर 47 से निम्नलिखित कथनों के संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र फिनोमेनोलॉजी की बात हो रही है तो स्पष्ट करता है। इन चारों कूटों में से हम लोगों को बताना है। 1 घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तीसरा है घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। चौथा है घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। तो घटना शास्त्र से जो संबंधित मर्रा के जीवन से संबंधित होता है और घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान पर भी होता है। यह घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उस प्रकार संबंधित से, यह बात घटना सही नहीं है। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज की प्रयास करता है, यह भी बात घटना शास्त्र के अंदर आती है। इस प्रकार इसमें कूट नंबर 1 और 2 ये दोनों सही होगा और कूट नंबर 1 और 2 जो है ये इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची ए अनुसूचित जनजाति से, बी अनुसूचित जाति से, सी अन्य पिछड़ा वर्ग से और डी अल्पसंख्यकों से। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 है, ये अनुसूचित सामाजिक सही, ये 4 चीजें दी गई हैं, इसका सही अनुक्रम बताना है। ए में दिया गया है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। बी में विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। सी में श्रेणीबद्धता, विभेदीकरण, लाभप्रद और डी में विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद और श्रेणीबद्धता। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से देखता है कि पहले जो है उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है, फिर उनको जो है वो मूल्यांकन कर लिया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है,
फिर उसके बाद में उनके बीच में डिफरेंशिएट है और उसके बाद फिर उनको रिवार्ड दिया जाता है, लाभप्रद। तो इस प्रकार से श्रेणीबद्धता या रैंकिंग, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन, लाभप्रद या रिवार्डिंग, इस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण का ये क्रम होगा। और ये क्रम है ये ऑप्शन नंबर सी में, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण और लाभप्रद। ठीक है, ये क्रम होता है सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का। प्रश्न नंबर 50, एक तृतीयक नातेदार है। नातेदार आपको बताना है, ए दादा, बी पिता का भाई, सी माता का भाई, डी ससुर का भाई। तो मर्डाक ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदार बताए थे। दादा हमारे क्या होते हैं, दादा हमारे जो हैं वो द्वितीयक नातेदार हैं। वहीं पिता के भाई भी हमारे द्वितीयक नातेदार हैं। माता के भाई यह भी द्वितीयक नातेदार हैं। जबकि ससुर हमारे जो हैं वो द्वितीयक नातेदार हैं, जबकि ससुर का भाई जो है वो तृतीयक नातेदार है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। बढ़ते हैं, नंबर 51 है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बोस्टल स्कूल से, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिपेषण गृह से। तो ये संपूर्णानंद जो आश्रम है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था सबसे पहले, और इसका संबंध है ओपन जेल से। ओपन जेल से इसका संबंध है। देखते हैं प्रश्न नंबर 52, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निषेध जाए किसी व्यक्ति का, और वो अंतरजातीय विवाह करता है इसकी वजह से, तो वो किस उदाहरण कहलाएगा? ऑप्शन ए है सकारात्मक नियंत्रण का, बी नकारात्मक नियंत्रण का, सी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर लेता है और उसको उसकी जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, तो यह उदाहरण होगा नकारात्मक। प्रश्न नंबर 53 है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी स्वरूप। मुस्लिमों में जो विवाह का अस्थायी स्वरूप बताना है कि कौन सा है? निकाह, बी मुता, सी मेहर, डी पर्दा। तो मुस्लिमों में जो अस्थायी रूप होता है विवाह का उसे मुता कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधी नहीं, विकास के गांधी पथ बताए थे उसमें से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है? ए सामाजिक न्यासिता, बी अहिंसा, सी सहकारी संघर्ष, डी रचनात्मक कार्य। तो जो गांधी जी ने विकास का जो पथ बताया था उसमें ट्रस्टीशिप की भी बात की थी, सोशल ट्रस्टीशिप की, और नॉन वायलेंस अहिंसा की बात करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव वर्क रचनात्मक कार्य की भी बात करते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। गांधी जी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सहकारी संघर्ष इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 55 है कि एक गतिशील समाज का विशिष्ट लक्षण क्या है? ए वाहनों का अधिक, बी बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, सी परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गतिशील समाज वह होता है जिसमें परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर अधिक होता है, अर्थात जो है अपने स्टेटस को चेंज करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी जब व्यक्तियों को अधिक प्राप्त होता है तो उस समाज को गतिशील समाज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 या हो गया। 56 देखते हैं, मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में हस्तांतरण। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में हस्तांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। मतलब किस प्रकार से कृषि से उद्योग, उद्योग से पश्च उद्योग में इसका हस्तांतरण हुआ है, इसको बताना है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकीय नवीनताएं, बी उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, सी ए और बी दोनों, डी कार्य के लिए प्रशिक्षण। तो जो ये डेवलपमेंट है कृषि से उद्योग और पश्च उद्योग में जाने का, एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल टू पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में जाने का, वो होता है प्रौद्योगिकीय नवीनताएं और उत्पादकता के लिए ज्ञान के प्रयोग की वजह से। इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी विकल्प में दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
प्रश्न नंबर 57 है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय। इसको जो है वो क्रिटिकल स्कूल भी कहते हैं। आलोचनात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है, ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, और डी है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो जो समीक्षात्मक संप्रदाय या क्रिटिकल स्कूल है, इन्होंने जो आर्थिक निश्चयवाद और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के असंतुलन को ठीक करने की बात की है, वो दो चीजों पर कहा है कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके इसको दूर किया जा सकता है। इन्होंने दो चीजें इसमें शामिल की है, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र। देखते हैं प्रश्न नंबर 58 की किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। किस अधिनियम में तलाक के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? 1955, 1956, 1961 या 1973। तो हिंदू विवाह जो अधिनियम है वो पारित हुआ है 1955 में, और इसी में हिंदुओं को तलाक का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए 1955 सही है। इको फेमिनिज्म, यह जो है विकास का मुख्य आधार क्या है? एक अवधारणा है इको फेमिनिज्म। इसके विकास का जो मुख्य आधार है वो बताना है। ए औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, बी स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति के साथ उनका संबंध, सी प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, डी वैश्विक ऊष्मीकरण। तो इको फेमिनिज्म या इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के विकास का जो मुख्य आधार है वो महिलाओं के जीवन और प्रकृति से संबंध के बीच को दर्शाता है। इस प्रकार से सही होगा, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध कैसा है, ये इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 60 है, संघर्षरत दंपति न्यायिक पृथक अधिकतम, ठीक है, ये जुडिशियल सेपरेशन की बात हो रही है, अधिकतम कितने वर्ष के लिए दी जा सकती है, ये बताना है। ए 7 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो संघर्षरत अगर जो दंपतियों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है तो उनको जो जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है, न्यायिक पृथकता दी जाती है, वह अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाती है। इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही है। मानव चक्र ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए भगवान दास, बी अरविंद, सी एम.के. गांधी और डी राधा कमल मुखर्जी। तो मानव चक्र पुस्तक जो लिखी है वो अरविंद ने लिखी है, महर्षि अरविंद द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। प्रश्न नंबर 62 है, LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर, सेम पद पर आ रहा है, उसी पर, ये किसका उदाहरण है? ए क्षैतिज गतिशीलता का, बी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, सी ऊर्ध्वाकार गतिशीलता का या डी अधोमुखी गतिशीलता का। तो चूंकि LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में वो क्लर्क था और वह उस व्यक्ति का हस्तांतरण दिल्ली स्थित कार्यालय में क्लर्क के पद पर ही होता है, तो इसमें गतिशीलता तो हो रही है लेकिन उसी पद पर गतिशीलता हो रही है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण होगा क्षैतिज गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। अगर उसका प्रमोशन हुआ होता तो ये ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता हो जाती। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोगात्मक प्रक्रियाओं को छांट कर बताना है। कूट है आपके सामने, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण। तो इसमें जो सहयोगात्मक और असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, तो सहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग आता है और सात्मीकरण आता है, वहीं संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 एंड 2 ये ऑप्शन ए में है, सॉरी 1 एंड 4
1 एंड 4 VI इसमें है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है, ये सहयोग और सात्मीकरण पहला और चौथा ऑप्शन विकल्प डी में है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ए आर्थिक लागत, बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सी निहित स्वार्थ और डी जड़ता। सामाजिक परिवर्तन का जो अवरोधक नहीं है वो है आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी तो होगा समाज में और विकास होगा, यह अवरोध नहीं लाएगा सामाजिक परिवर्तन में। वहीं आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ या जड़ता, ये सब सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 65 देखते हैं कि आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। इस आधुनिकीकरण के संबंध में कुछ व्याख्याएं दी गई हैं, इन पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण जो है वो निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है, सही बात है। ये दूसरा है, उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण जो हो रहा है वो मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है, यह भी सही है क्योंकि वहां भी जो है वो मशीन पर हो रहा है। इस प्रकार से ये ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है और ये विकल्प सी में दिया गया है 1 एंड 2 दोनों, तो ये विकल्प सी इसका सही होगा। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ए राधा कमल मुखर्जी, बी राधा कृष्ण मुखर्जी, सी रामकृष्ण मुखर्जी और डी डीपी मुखर्जी। तो मूल्यों के जो समाजशास्त्र की बात की है वो राधा कमल मुखर्जी ने की है, तो इसमें ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में क्या समाविष्ट है? ए सोचने की क्षमता, बी सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, सी मानस तथा सामाजिक चेतना, डी अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। तो जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, उसके अंतर्गत जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी फॉर थॉट, सोचने की क्षमता इसमें आती है, और जो अर्थ और प्रतीक उसके आधार पर जो क्रिया और अंतःक्रिया को समझा जाता है उसका समावेश होता है। इस प्रकार से ए और डी ये दोनों चीजें जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूल सिद्धांत में शामिल है, और ए और डी का जो कूट है वो विकल्प नंबर डी में दिया गया है, इसलिए डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 68 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? इसमें कुछ प्रतिषेध दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, तो ये इसमें कौन कौन से विवाह की मनाही की गई है? ए सगोत्र विवाह, बी सप्रबर विवाह, सी सपिंड विवाह या डी उपरोक्त सभी। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसमें केवल सपिंड विवाह की मनाही की गई है, सपिंड विवाह। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। अस्थायी जनसंख्या बनी रहे इसके लिए क्या जरूरी है? ए स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बी बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, सी घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, डी स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जरूरी है कि स्थिर जन्म और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही स्थिर रहें। अगर ये दोनों चीजें स्थिर रहेंगी तो जनसंख्या अस्थायी बनी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? बताना है कि कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। ए स्काउट, बी साथी समूह, सी विद्यार्थियों की कक्षा, डी परिवार। तो जो प्राथमिक समूह की अवधारणा थी वो दिया था कूले ने, और कूले ने जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत 3 चीजों को रखा था, परिवार, ठीक है, और पड़ोस और क्रीड़ा समूह, उसमें उन्होंने प्राथमिक समूह बताया था। इसमें जो है परिवार और क्रीड़ा समूह या साथी समूह यहाँ पर है विद्यार्थियों की कक्षा, ये क्लास ऑफ स्टूडेंट्स भी उसके प्राथमिक समूह के अंतर्गत ही रखा जाएगा। लेकिन जो स्काउट है यह
है। ये होगा स्काउट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कल्याण से संबंधित है? में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुछ अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधान हम लोगों को बताने हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15(4) व 16(4), ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 व 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 व 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50 व 51। तो पिछड़े वर्गों के कल्याण से जो संबंधित अनुच्छेद है, जो व्यवस्था दी गई है संविधान में, वो अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। प्रश्न नंबर 72 है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? भारत में जनसंख्या शिक्षा जो है वो जो दी जाती है, उसमें किस कारक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? विकल्प देखते हैं। ए शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, बी जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, और डी जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। तो इसमें जो भारत में जनसंख्या शिक्षा में जो ध्यान केंद्रित करने वाली बात है, इसमें जो इसका विकल्प सी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए यह विकल्प सी सही होगा। बाकी शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता हुआ, या जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता हुआ, अथवा जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन की बात है, ये सभी बातें जनसंख्या शिक्षा में सम्मिलित की गई हैं। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विशेषता नहीं है? कूट है आपके सामने, विषमांगता, यांत्रिक संघत, तीसरा है गतिशीलता, चौथा है दमनकारी विधियां। इसकी इंग्लिश लेते हैं। प्रश्न नंबर कूट का वह है हेट्रोजेनिटी, दूसरा है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, तीसरा है मोबिलिटी, और चौथा है रेप्रेसिव लॉ। तो यह विशेषताएं बतानी है कि नहीं है। तो इसमें जो औद्योगिक समाज की विशेषताएं होती हैं, इसमें वो सावयव एकता की बात होती है, ठीक है, सावयव एकता। तो यांत्रिक संहिता यह क्या है? ये आदिम समाज की विशेषता है, इसलिए इसकी यह विशेषता, ये सही होगा। और जो यांत्रिक समाज होता है, उसके अंतर्गत जो है दमनकारी विधि होती है, रेप्रेसिव लॉ, ये भी इसके अंतर्गत औद्योगिक समाज के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि औद्योगिक समाज में क्या होता है? क्षतिपूरक बोध, रेस्टिट्यूटिव लॉ की बात होती है। इस प्रकार से जो इसका कूट 2, 4 है, ये सही होगा। 2 और 4 विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। ए मैक्स वेबर, बी एंथोनी गिडेंस, सी इमाइल दुर्खीम, डी ए कांत। तो ये जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, इसमें जो है ये पुस्तक लिखी है मैक्स वेबर ने ये पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से छांटना हम लोगों को बताना है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन ए भाषा, बी प्रतिमान, सी भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, डी संस्थाएं। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो नहीं आता है वो भाषा नहीं आती है, लैंग्वेज सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बाकी प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, संस्थाएं, ये सभी सामाजिक संरचना के अंग हैं। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है? सामाजिक विघटन, बी एकीकरण, सी सामाजिक विघटन, डी संवेदनशीलता। सामाजिक विघटन यहाँ 2 बार, इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। सी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और डी सेंसिटिविटी। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो जाएगा संघर्ष, ठीक है, ये सामाजिक विघटन जो है गलत है, संघर्ष होगा इसके अंदर। तो संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन और संवेदनशीलता, यह तीनों सामाजिक प्रक्रिया के अंग हैं, लेकिन संवेदनशीलता जो है ये सामाजिक प्रक्रिया का अंग नहीं है, ठीक है, ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? वो अवधारणा बतानी है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है।
ए संस्कृतिकरण, बी सामाजिकरण, सी परकीकरण या डी एकीकरण। तो जो सामाजिक परिवर्तन जिसकी वजह से होता है वह संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण यह है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन आता है। प्रश्न नंबर 78 है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव, आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ स्वास्थ्य और शारीरिक चीजों की जो आवश्यक मूलभूत संसाधन है, अगर उनका अभाव है और उसके तहत जिया जा रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, ये बताना है निर्धनता से संबंधित। ए पूर्ण निर्धनता, बी सापेक्षिक निर्धनता, सी निर्धनता की संस्कृत और डी प्रवर्तित निर्धनता। तो अगर आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव है और उसके साथ में कोई जीवन जी रहा है तो यह आएगा पूर्ण निर्धनता के अंतर्गत। पूर्ण निर्धनता होती है जब आवश्यक मूल संसाधनों का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 79 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। गरीबी हटाओ का नारा इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो गरीबी हटाओ का योजना थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तो इसका ऑप्शन विकल्प बी सही होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 80 है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। जाति प्रणाली के अंतर्गत जो गतिशीलता हुई थी उसके अंतर्गत एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वो भी संदर्भ समूह के आधार पर। वो विद्वान कौन थे ये बताना है। ए एम एस से राव, बी जी एस घुरिये, सी एम एन श्रीनिवास और डी योगेश सिंह। जाट प्रणाली के अंतर्गत जो गतिशीलता की बात पहले की थी उसके लिए किया था एम एन। सामाजिकरण समय जब जब लड़की का विवाह भी हुआ हो, बच्चे ने जन्म लिया हो, या सी व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, अथवा डी बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः सामाजिकरण रीसोशलाइजेशन होता है जब लड़की का अभी अभी विवाह हुआ हो, लड़की अभी अभी विवाह होके जाती है जब वहां पर, तो उसका फिर से अपने ससुराल के तहत जो है उसका रीसोशलाइजेशन होता है और वहां के तौर तरीके के अनुसार लड़की को रहना होता है और उसे कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो पुनः सामाजिकरण रीसोशलाइजेशन लड़की का विवाह ये भी हुआ है इसके अंतर्गत आएगा। टू है परिवर्तन की प्रक्रिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। के अंतर्गत व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं। इसके अंतर्गत रखेंगे ए वैश्वीकरण, बी शहरीकरण, सी विकास और डी आर्थिक समृद्धि। तो अगर व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तो वह होता है विकास। विकास में सकारात्मक पहलू होते हैं। प्रश्न नंबर 83, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी। मर्डाक ने जो है वो नातेदारी की अवधारणा दी थी। उन्होंने बताया द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने नातेदारों को उन्होंने सम्मिलित किया है। ए बी 99, 99, सी 125, डी 151। ने 3 प्रकार की नातेदारी प्राथमिक नातेदारों के और 51। तो इस द्वितीय नातेदारों को रखा हुआ है। पर 84 निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। ठीक है, जेंडर इक्विटी की बात हो रही है। आर्थिक सशक्तिकरण, बी समतावादी संबंध, स्वतंत्र और स्वाधीनता, डी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो जेंडर इसमें अगर दोनों पुरुष और महिला दोनों को शक्ति तथा अन्य संसाधनों
से विकल्प डी इसका जो है शक्ति तथा अन्य संसाधनों की समान पहुंच, ये सही होगा। प्रश्न 5 है, सामाजिक गतिशीलता को 33 तथा गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ए मिलर ने, बी ने, सी अपेंडिक्स ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक गतिशीलता और क्षैतिज उदक गतिशीलता के रूप में जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण किया है क्षैतिज गतिशीलता किया है। इस प्रकार से इसका नहीं सोसाइटी है, पी कार्नवास, बी आंद्रे वेत्तई, सी किंग्सले डेविस, डी डेविड जी वेंडलबाम। सोसाइटी इन इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो देखते हैं कि एक संस्कृत से में के पारेषण शास की शब्दावली में क्या कहा जाता है? एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में जो है वो विस्तार हो रहा है, पारेषण हो रहा है। ए परसंस्कृतिकरण, बी विस्तारण, सी आत्मसातीकरण और डी संस्कृतिकरण। तो जैसा कि पता ही है कि एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं का पारेषण या विस्तार हो रहा है, तो यह विस्तारण के अंतर्गत या डिफ्यूजन के अंतर्गत आएगा। विकल्प बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 88 है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। ए जनता, बी पुलिस, सी पुलिस तथा जनता, डी सेना। तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था जो है वो अपराध को जो है पुलिस और जनता दोनों मिलकर रोकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 89 है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किसके अंतर्गत होता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। प्रश्न नंबर 90 है, बोस्टल स्कूल। बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए है? ए किशोर अपचारी, बी महिला अपराधी, सी बंदी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। पोस्टल स्कूल का जो संबंध है वो किशोर अपचारियों के सुधार के लिए है। ऑप्शन ए इसमें सही है। प्रश्न नंबर 91 है, संस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है? ए जाति संरचना में परिवर्तन, बी जाति संरचना का परिवर्तन, सी जाति संरचना का परिवर्तन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज फॉर कास्ट स्ट्रक्चर, नन ऑफ अबव। तो यहाँ जाति संरचना के लिए हो जाएगा, इसकी हिंदी में जाति संरचना के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं कि जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संस्कृतिकरण का तात्पर्य इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज इसके अंतर्गत नहीं आती। संस्कृतिकरण में क्या होता है, इसमें पदमूलक परिवर्तन होता है। एक जाति अपनी स्थिति को दूसरी जाति के अपेक्षा ऊंचा होने का दावा करती है, इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए चूंकि जब इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, पदमूलक परिवर्तन होता है। ये इसमें ध्यान दीजिएगा, संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता, संरचनात्मक परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ये आप खास ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जो सीमा सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? ए सोरोकिन, बी आगबन, सी मार्क्स और डी मैक्स वेबर। तो सामाजिक परिवर्तन में जो सीमा सिद्धांत है वो सोरोकिन ने दिया है। सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और उसमें उन्होंने जो है मानव इतिहास के जो 3000 वर्षों का अध्ययन करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो ये सिद्धांत दिया उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में दिया हुआ है। और उन्होंने जो 3 प्रकार की संस्कृतियां बताई हैं, उसमें विचारात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने उसको एक बताया है कि पेंडुलम की भांति संस्कृतियां इसी के बीच में झूलती रहती हैं।
ये इसके। तो यहाँ पर उन्होंने बताया विचारात्मक संस्कृत, इस छोर पे उन्होंने विचारात्मक बताया, और यहाँ पर बताया आदर्शवादी संस्कृत, और यहाँ पर उन्होंने बताया था इंद्रिय परक संस्कृत का। तो ये जो संस्कृत का पेंडुलम है वो विचारात्मक और आदर्शवादी के बीच में ऐसे झूलता रहता है, और समाज जो है वो लगभग इंद्रिय परक संस्कृत के बीच में रहता है, तभी संतुलन की अवस्था होती है। चूंकि विचारात्मक संस्कृत के इधर नहीं जाता और आदर्शात्मक संस्कृत के उधर नहीं जाता, इसलिए इस सीमा के अंतर्गत रहने की वजह से इस सिद्धांत को सीमा सिद्धांत भी कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? ए कार्ल मार्क्स, बी राल्फ डेरेनडार्फ, सी मैक्स वेबर, डी टीवी वाटोमोर। तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी गई है राल्फ डेरेनडार्फ द्वारा। प्रश्न नंबर 94 है, प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? अगर टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो ये हमें किस तरफ ले जाएगा? ए श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, बी श्रमिकों का विस्थापन, सी बाल श्रमिकों की वृद्धि, डी संविदा श्रमिकों की वृद्धि। तो अगर टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा? ये श्रमिकों को विस्थापित करेगा। ठीक है, अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो श्रमिक विस्थापित हो गया, अर्थात श्रमिक जो है वो बेरोजगार विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। नंबर 95 है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का सोशल जो उन्होंने एक्शन बताया है उसका दृष्टांत से माना जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार हमको बताना है, ए दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, बी ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, सी दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घुसेबाजी करना, डी वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक कृत्य बताया था, तो उन्होंने कहा कि जब लोग एक दूसरे के साथ में कोई क्रिया करते हैं और उसके उन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया हो जाती है, तो ऐसी अंतःक्रिया को उन्होंने सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रखा। जैसे अगर हम इस उदाहरण के तहत अगर समझे कि अगर दो साइकिल सवार एक दूसरे के साथ टकरा गए, तो मैक्स वेबर के अनुसार यह सामाजिक क्रिया नहीं है। ट्रेन में अगर सफर कर रहे व्यक्ति हैं तो यह भी सामाजिक क्रिया नहीं। वहीं अगर दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकरा गए और टकराने के बाद वो एक दूसरे से घुसेबाजी करने लगे, तो ये सामाजिक। वहीं वर्षा प्रारंभ, चूंकि वर्षा एक निर्जीव है और वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोल लिया जाता है, तो यह भी एक सामाजिक क्रिया नहीं है। तो मैक्स वेबर के अनुसार अगर दो साइकिल और उसके बाद घुसेबाजी करने एक सामाजिक क्रिया है। बढ़ते हैं नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? समिति का लक्षण नहीं है यह बताना है। ए लोगों की सामूहिकता, बी कतिपय उद्देश्यों का होना, सी स्वैच्छिक सदस्यता, और डी आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो लोगों की सदस्यता भी होती है समिति में, उसका एक उद्देश्य होता है और इसमें स्वैच्छिक सदस्यता पाई जाती है, जबकि समिति जो है वो आदर्श मानदंडों का अनुसरण नहीं करती है। इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है उसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? ए मात्र हिंदू, बी हिंदू एवं सिख, सी हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन, डी वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है उत्तराधिकार संबंधी जो विषय हैं वो हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन इन चारों से संबंधित विषयों को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? ये बताना है संस्कृत का तत्व नहीं है। ए प्रतीक, बी भाषा, सी प्रतिमान, और डी अस्त्रीकरण। तो इसमें प्रतीक, भाषा और प्रतिमान ये सब संस्कृत के तत्व हैं, जबकि अस्त्रीकरण जो है ये संस्कृत का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 99 है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ए पोंत,
बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर और डी स्पेंसर। तो ये जो औद्योगिक, ये स्पेंसर ने समाजों का वर्गीकरण जो है वो सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में किया था, सैनिक एवं औद्योगिक। तो इन दो समाजों का वर्गीकरण किया था। तो इस प्रकार से औद्योगिक समाज का जो वर्गीकरण है वो स्पेंसर ने किया है। प्रश्न नंबर 100 है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा क्रियाशील होता है? ए औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, बी अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सामाजिक नियंत्रण जो क्रियाशील किया जाता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा किया जाता है। औपचारिक के अंतर्गत जैसे कानून, अनौपचारिक प्रथाएं और परंपराएं आज सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न 101 है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? उस आयोग का नाम, उसके आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है जिसकी संस्कृत के आधार पर 27% आरक्षण लागू हुआ है। ए काका कालेलकर, बी बी आर अम्बेडकर, सी बी पी मंडल, डी जगजीवन राम। तो पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया था जिन्होंने 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए करने का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर 102 है, का जनक बताना है। ए जे हैबरमास, बी ए शुट्ज, सी एच आर वेगनर, डी के मैनहाइम। तो इसमें अल्फ्रेड शुट्ज जो हैं ये प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र के जनक हैं। प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक अल्फ्रेड शुट्ज हैं। भारतीय माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल उत्तम के रूप में तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ए समाजीकरण, बी पुनर्समाजीकरण, सी प्रौढ़ समाजीकरण, डी प्रत्याशित समाजीकरण। तो भारतीय परिवार में जब माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में वहां पर एक अच्छी पत्नी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं, तो ये आता है प्रत्याशित वाली परिस्थितियां समाजीकरण के अंतर्गत आता है। भीड़ के लिए जनरलाइज अदर एंड सिग्निफिकेंट, ये फिर सृजन करता है। मीड मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? ए आई मैं के, बी मी मुझे के, सी ईगो अहम के, डी सुपर ईगो पराहम के। तो मीड ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो आई मी पे दिया था। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन से यूगो और सुपर ईगो फ्राइड का है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब तथा अन्य बात की थी और वो किसका सृजन करते हैं? तो वो मुझे का सृजन करते हैं। अन्य की बात किया है और महत्वपूर्ण अन्य की बात किया है, उसके अंतर्गत मुझे का सृजन होता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? इस संविधान में व्यवस्था है। ठीक है, आप देखते हैं कि संविधान में किस धारा के अंतर्गत ये व्यवस्था है। ए धारा 24, बी धारा 45, सी धारा 330 और डी धारा 335। तो संविधान की जो धारा है वो धारा 24, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से नीचे के बालकों को फैक्ट्री या खानों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। एक निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक अस्थिरीकरण का? ए वर्ग, बी लिंग, सी भूस्वामित्व और डी शक्ति। तो सामाजिक विभेदीकरण का जो उदाहरण है वो लिंग है, तो सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है।
जो भौतिक विशेषता के आधार पर होता है, ये सामाजिक अस्थिरीकरण का उदाहरण नहीं है। साथ निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? ए इमाइल दुर्खीम, बी ए कॉन्ट, सी एम वेबर और डी एम फूको। तो ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है माइकल किया है। ठीक है, जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, प्लान्ड जो है सोशल चेंज की बात जो थी उसका मूल्यांकन करने के लिए जो अध्ययन किया वो किस पुस्तक में किया गया है और किस विद्वान द्वारा किया गया है, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए है एन इंडियन विलेज, बी ए राजस्थान विलेज, सी द रिमेम्बर्ड विलेज और डी है इंडिया चेंजिंग विलेजेस। तो एस.सी. दुबे ने जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन था उसका मूल्यांकन या उसके प्रभाव का अध्ययन जानने के लिए उसके प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने यह अपनी पुस्तक इंडियाज चेंजेस विलेजेस में यह अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से ये नियोजित सामाजिक परिवर्तन में अध्ययन से संबंधित जो पुस्तक है वो इंडिया चेंजिंग विलेजेस है। प्रश्न नंबर 109 है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय हैं? ए खरिया, बी टोडा, सी खासी और डी संथाल। तो इसमें मातृवंशीय जो जनजाति है वो खासी है। खासी जो है वो मातृवंशीय जनजाति है, बाकी जो है पितृवंशीय जनजाति है। प्रश्न नंबर 110 है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? ए एम एन श्रीनिवास, बी एस.सी. दुबे, सी मिल्टन सेंगर और डी योगेंद्र सिंह। तो जो भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से और आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में निरूपण करने का कथन है, यह बात है योगेंद्र सिंह का। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन में यह बात कही है। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? समाजीकरण की एजेंसी जो नहीं है उसको बताना है। ए परिवार, बी स्कूल, सी समूह या पीयर ग्रुप और डी मीडिया। तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी में परिवार, स्कूल और पीयर ग्रुप या क्रीड़ा समूह समूह को शामिल किया जाता है, जबकि वही मीडिया जो है यह समाजीकरण की एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न नंबर 112 है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बताना है। ए बाजार, बी मजदूर संघ, सी राजनीतिक दल और डी गैर सरकारी संगठन। तो सामाजिक संस्था का जो समुचित उदाहरण है वो है बाजार, बाकी मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन ये सभी जो है वो समिति है। प्रश्न नंबर 113 है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताना है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। ए विनोबा भावे, डी राधा कमल मुखर्जी, सी एम के गांधी और डी नरेंद्र देव। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एम के गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक एजेंसी बताना है। जो फॉर्मल एजेंसी है उसको ए परिवार, बी परंपरा, सी राज्य और डी प्रथा। तो सामाजिक नियंत्रण का जो औपचारिक एजेंसी है वो है राज्य, बाकी सारी एजेंसियां जो है वो अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 115 है कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उत्पन्न हुई है? जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चले हैं ग्रामीण समाज में उसकी वजह से कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे उत्पन्न नहीं होना चाहिए था? ऑप्शन ए विकृषीकरण और आत्महत्याएं, बी कृषिकरण, सी कृषकों की समृद्धि, डी कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो जो ये जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसकी वजह से जो अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है वो है किसानों का विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं। ये जो स्थिति है ये उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उत्पन्न हुई है। 16 में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? बताना है कि जो इस समुदाय का तत्व नहीं है वह भूभाग, बी हम है की भावना, सी सांस्कृतिक वैविध्य और डी आत्मनिर्भरता। तो समुदाय में जो है वो सांस्कृतिक वैविध्य नहीं, ठीक है।
वहाँ समुदाय के लोग एक जैसा जीवन यापन करते हैं, ये सांस्कृतिक विविधता की बात उसमें नहीं होती है। प्रश्न नंबर 117 इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? जो आधुनिक विधि है या इंडस्ट्रियल सोसाइटी या औद्योगिक समाज है, उसकी प्रकृति क्या है? ए दमनकारी, बी क्षतिपूरक, सी आदर्शात्मक और डी औपचारिक। तो जैसे कि उन्होंने अब दो समाजों की बात की थी, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। यांत्रिक समाज में उन्होंने दमनकारी विधि की और सावयवी समाज में उन्होंने क्षतिपूरक विधि की बात की थी। तो इस प्रकार से जो ये आधुनिक विधि है, इसका संबंध जो है वो क्षतिपूरक विधि से होगा। विकल्प बी सही होगा। 118 है कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए की अवधारणा को प्रतिपादित किया। ए रॉबर्ट श्रीनिवास, डी मिल्टन सेंगर। इसमें जो है एडफील्ड ने जो है वो लघु और परंपरा की अवधारणा नंबर 159 में समन्वित की ए 1975 ईस्वी में, बी 1980 से, सी 178 1983 यहाँ पर देखते हैं 1983 ईस्वी से, डी 1987 ईस्वी से। तो इसमें से जो भारत में समन्वित जनजातीय विकास की परियोजना है वो की गई है 1975 ईस्वी से। इसमें 1975 जो है ये ऑप्शन सही है। 120 है लिव इन रिलेशन है जो निम्न में से और स्वीकार की जाती है। ए जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, डी। तो लिव इन रिलेशनशिप ये एक आधुनिक प्रघटना है और यह जो वो पाया जाता है विश्व नगर में, जो कॉस्मोपॉलिटन है इसमें पाया जाता है। ये जनजातीय, शहरी, ग्रामीण में अभी प्रचलित नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रश्न नंबर 121 क्या है कि वह प्रक्रिया निम्नलिखित के द्वारा शिष्य को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। ए पुनः सामाजिकरण, बी सामाजिक स्थिति, सी सामाजिकरण, डी आदान प्रदान। जब वह प्रक्रिया जो है वो मानव जो शिशु है धीरे धीरे उसको बोध कराया जाता है और संस्कृत ज्ञान कराया जाता है जिस समाज में लिया है, तो यह आता है सामाजिकरण के अंतर्गत। सामाजिकरण के अंतर्गत ही एक जो शिशु है वो एक सामाजिक बनता है। 122 है कि कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ए आत्मसातकरण का, बी पृथककरण का, सी एकीकरण का, डी पर संस्कृतिकरण का। तो अगर कोई पश्चिमी यूरोपीय देश अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, इसका मतलब उसको आत्मसात कर लिया जाता है। तो ये जो विकल्प आत्मसातकरण है ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 123 है जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। तो ए तो परिवार क्या है? परिवार समिति और है, दोनों है। लेकिन जब परिवार को हम व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में तब हम उसे नियमों एक संस्था बन जाती है। प्रश्न नंबर 126 आधारित पर मूल्य सामंजस्य समाज के लिए मूल्य समाज के लिए अनिवार्य, मूल तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य या फिर मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। जो परिवर्तनशील जोड़ है इसके अंतर्गत जो है वो मूल्य सामंजस्य जो है वो समाज के लिए के लिए निरंतरता के। प्रश्न नंबर 1 किसका आमूल चूल विकल्प, किसके विकल्प के रूप में इस घटना विज्ञान आया? फिनोमेनोलॉजी, प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, सी कार्यवाद और डी विसरणवाद। तो है वो प्रत्यक्षवाद के या सामने आया है। तो इस प्रकार से 125 प्रश्न आज हम लोगों ने देखा और 125 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से मैंने आपसे कहा था कि
जो यूजीसी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो प्रश्न नंबर 28 है, 29 है, 31 है, 33 है, 34 है, 39 है, 40 है, 70 है, 74 है, 90 है, 91 है, 93 है, 103, 104, 112 और 120। यह प्रश्न संख्या जो है वो यूजीसी नेट में विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं, और इसमें से अधिकांश प्रश्न जो है वो दिसंबर 12, जून 12, दिसंबर 13, ठीक है, दिसंबर 14 और जून 14 इसमें पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो पीजी आने वाले पीजीटी की परीक्षाएं हैं, या जीडीसी या यूपीएससी की परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए आपके नेट के प्रश्न पत्र भी सॉल्व करने चाहिए। मैं अपने इस चैनल पर भी धीरे धीरे जो है नेट के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हुए उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, और जैसे जैसे समय आता रहेगा आप उसको देखते रहिएगा और उससे लाभ लेते रहिएगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।